कि जब मैंने 95 में रेलवे ज्वाइन किया जी। तो 95 में ही मुझे ट्रेन पर एक बच्चा भागा हुआ मिला। जी। कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे उसका नाम अभी भी याद है, राजीव पाठक नाम था। जी। छोटा सा बच्चा था, उसको पढ़ा, उसको जब पूछा, इधर उधर के बहाने बताए, लेकिन कुछ देर में समझ में आ गया कि भागा हुआ है। जी। तो उस समय मोबाइल वगैरह के जमाने नहीं थे, तो बांदा स्टेशन पे मैंने अपने साथियों के हवाले किया। उसमें से एक साथी इलाहाबाद का था, वो उसके द्वारा उसके घर बच्चे को पहुंचाया गया। और उसके बाद से 1995 के बाद से तो फिर एक ये भी जुनून में शामिल हो गया जी। कि मुझे फिर वो ट्रेन में हो या कहीं भी कोई बच्चा घर से भागा हुआ या बिछड़ा मिले, जी। तो येन केन प्रकारेण हाँ। मैं उसको अपने खर्चे पर उसको घर पहुंचाता हूँ। सीखो गर्व से सर उठाना, सागर से सीखो जी भर कर लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती हम सबको किसी को भी ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉप से टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशन स्टोरी देखने को और सुनने को भी। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सेकर। हाजिर हो गई हूं अपनी नई पॉजिटिव वाइब्स लेकर के एक बार फिर से आप सभी के साथ। तो सब लोग रेडी हैं आज की पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग 9 बजते ही आ जाते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स लेने। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है रवि साक्य। रवि जी, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच कि आप बहुत कम टाइम में हमारे साथ जुड़े और अपना टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैंने अभी आपको देखा, फॉलो करना शुरू किया है। जी। मैं समझता हूँ कि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट आप जो ले रही हैं, जी। और उसके लिए हिम्मत चाहिए। जी। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में आप जो है उन विषय को रख रही हैं। धन्यवाद रवि जी। हमारे जो दर्शक है ना, वो जानना चाहते हैं आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा पूरा नाम वैसे तो रविकांत शाक्या है, जी। लेकिन अधिकतर लोग डॉक्टर रवि शाक्या के नाम से जानते हैं। और अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के का रहने वाला हूँ। जी। वर्तमान में उरई में ही रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। जी जी। तो रवि जी, जो आपकी अभी तक की लाइफ की जर्नी है वो कैसी रही जी। है? आपको स्मूथली हर चीज ऐसे ही उठा के मिल गया है या नहीं? आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा? हर चीज आपको आसानी से नहीं मिली है? हाँ, देखिए, लाइफ के बारे में यदि नजरिए की बात की जाए जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को स्मूथ समझते हैं या हार्ड समझते हैं। जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से रही है। अच्छा। और बहुत सारी चीजें मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे दूसरों की अपेक्षा कुछ आसानी से मिल गई। क्योंकि अच्छा। मेरे पिताजी जो है, स्वर्गीय पिताजी जो है, जी। वो एक गस्टेड ऑफिसर थे। मेरे बाबा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी। तो बहुत सारी चीजें मुझे आसानी से हासिल हो गई, जी। जिनके लिए दूसरे लोगों को ज्यादा प्रयास करना पड़ता। ज्यादा प्रयास करना। जी 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 बिल्कुल। फिर भी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी बचपन से लेकर के अभी तक की जर्नी से। जन्म तो मेरा खैर जालौन में ही हुआ, लेकिन जन्म के बाद से मैं मेरे बाबूजी के साथ अ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार रहा। और उनको मैंने देखा, मेरे बाबूजी जिस टाइप के थे या मेरे बाबा जिस टाइप के थे। जी। मेरे बाबा जो है कभी राजा रानी भूत प्रेत की परियों की कहानी नहीं सुनाते थे। अच्छा। उन्होंने हमेशा, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग जिद करते थे कहानियां सुनाने के लिए, तो दादा दादी और दादी और नाना वगैरह जो है हमारे, वही कहानियां सुनाते थे। लेकिन हम, मेरे जो दादा थे, वो हमेशा रामायण महाभारत या पंचतंत्र जैसी जो है कहानियां बराबर सुनाते थे, जो बोरिंग तो लगती थी, हाँ। लेकिन फिर भी दूसरे दिन हम लोग फिर पहुंच जाते थे। गर्मियों की छुट्टी में जब भी गए, जी। दूसरे दिन फिर उनसे जिद करने लगते थे कहानियों की। जी। और वो नाराज होने के बावजूद भी सुनाते थे।
लेकिन वो कहानियां धीरे धीरे वो कब मेरे अंदर बैठ गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। और तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी और ये जो विषाणु जो है समाज सेवा का मेरे अंदर बहुत बैठ चुका था। अच्छा। और मैं समाज सेवा के लिए एक तरह से ये कह लीजिए कि पहले शौक था, फिर जुनून हुआ, और अब शायद मैं पागल हूँ। अच्छा। और अब बाबूजी के साथ रहते रहते, जैसे जब थोड़ा सा होश संभाला, मैं कक्षा 9 में था, जी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नाटक वगैरह के प्रति, गायन के प्रति रुचि बहुत पहले से थी, इनसे जुड़ाव बचपन से था। लेकिन ये पेड़ लगाने का जुड़ाव जो है 1984 से अचानक जो है शुरू हुआ। और हम 3 मित्रों ने, जिसमें जो इस समय एक जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक और मित्र हैं, वो ग्वालियर में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने तो पूरी तरह से समाज सेवा को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे मित्र समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो हम 3 लोगों ने मिलके सन 1984 में पर्यावरण सुरक्षा समिति नाम से एक संस्था बनाई थी। जी। और उस समय हम लोगों ने वर्णी जैन इंटर कॉलेज के मेन गेट पर पेड़ों का रोपण किया था। और उसके बाद से फिर अभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1984 से अब तक कई जनपदों में, जहां जहां मैं रहा, जहां मैं नहीं भी रहा लेकिन बुलाया गया, वहां मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने पेड़ लगाए हैं। और मेरा पेड़ लगाने का तो ये नहीं रहता है कि मैं पेड़ लगा दूं और किनारे हट जाऊं, जैसा कि आमतौर पर होता है। मैं जगह ऐसी चुनता हूं जहां लोग सुरक्षा कर सकें। सिर्फ मैं ही नहीं, किसी का घर है, किसी का खेत है, खलिहान है, ऐसी जगह लगाता हूं। तो वो उनको मैं देखता हूं कि पेड़ अब इतने बड़े हो गए हैं। बहुत सारी जगह बीच बीच में जाता हूं, देखता हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ये मैंने इस सन में ये पेड़ लगाया था और अब ये इतना बड़ा हो गया, ये फल देता है। बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह से चीजें जो है घट जाती हैं। अब मेरे कजन हैं, उनका बेटा जो है आज से 25-30 साल पहले घर से किसी कारण से चला गया। तो अब वो मैं देखता हूँ कि वो भले ही इतना समय हो गया हो, लेकिन वो भैया भाभी जो है, उनको अभी भी लगता है कि उनका बेटा जीवित है और कभी ना कभी लौट के आएगा। वो चीज मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि जब मैंने 95 में रेलवे ज्वाइन किया, तो 95 में ही मुझे ट्रेन पर एक बच्चा भागा हुआ मिला। कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे उसका नाम अभी भी याद है, राजू पाठक नाम था। छोटा सा बच्चा था। उसको पढ़ा, उसको जब पूछा, इधर उधर के बहाने बताए, लेकिन कुछ देर में समझ में आ गया कि भागा हुआ है। तो उस समय मोबाइल वगैरह के जमाने नहीं थे। तो बांदा स्टेशन पर मैंने अपने साथियों के हवाले किया। उसमें से एक साथी इलाहाबाद का था, वो उसके द्वारा उसके घर बच्चे को पहुंचाया गया। और उसके बाद से 1995 के बाद से तो फिर एक ये भी जुनून में शामिल हो गया कि मुझे फिर वो ट्रेन में हो या कहीं भी कोई बच्चा घर से भागा हुआ या बिछड़ा मिले, तो येन केन प्रकारेण मैं उसको अपने खर्चे पर उसको घर पहुंचाता हूँ। और अभी तक 200 से ज्यादा बच्चे पहुंचा चुका हूँ। और आप बच्चों को घर पहुंचा रहे हैं जो अनजान है, जिनको आप जानते भी नहीं है। और यहाँ पर जो बहुत से केसेस सामने होते हैं, रोड पर होते हैं, जैसे आपने साक्षी वाला कांड सुना होगा। जी। तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उसकी गलती थी, उसको अपने कर्मों की सजा मिली है लड़की को। दरअसल ये है कि लगभग हर व्यक्ति की ये सोच है कि वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो यही सोचता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये सोचने की हिम्मत आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, या कोई भी घटना हो रही है, किसी के भी साथ कोई घटना हो रही है, यदि वो ये सोच ले कि यही घटना मेरे साथ या मेरे किसी व्यक्ति के साथ होती तो सामने वाले का क्या प्रतिक्रिया होती, तो मुझे लगता कि इस तरह के फिर जो है बोलना बंद हो जाएगा। और यही मैं प्रयास करता हूं कि मैं ये कोशिश नहीं करता कि आप मेरे लिए ये कीजिए या आप इसके लिए ये कीजिए। मैंने अकेले से 3 लोगों के साथ शुरुआत की, उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। और मेरी इसी सोच के कारण आज कितने लोग मुझसे जुड़े हैं मैं खुद नहीं जानता।
संस्कार रसोई, मैं संस्था चलाता हूँ, एक एनजीओ संस्कार ग्रामोत्थान संस्था, अच्छा। जो पूरी तरह से हम लोग जितने भी उसके सदस्य हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। किसी तरह की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेते हम लोग। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो देता है। हाँ। मेरी पत्नी और मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए अपनी वेतन से देते हैं, तो उसी से जो भी सामने काम आते हैं वो हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से 23 मार्च 2020 को जी। हम लोगों ने संस्कार रसोई की शुरुआत की थी, जी। और उसमें उरई शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जी। जहां हम जरूरतमंद लोगों को खाना, दवाई या और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो न पहुंचा रहे हों। जी। और अब जाहिर सी बात है कि आजकल तो जो है नेकी कर दरिया में डालने वाला काम तो रह नहीं गया है, हाँ। और मैं इसको सही समझता भी नहीं हूं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो जी। आप उसको सार्वजनिक करने का प्रयास कीजिए। उसका कारण है जी। कि अगर जो है एक व्यक्ति भी हाँ। उससे प्रभावित होकर वो काम करने लगता है तो बिल्कुल। हमारा काम करने का उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो जाता है। जी। वो एक व्यक्ति का जुड़ना कितने लोगों का जुड़ना हो गया ये हम नहीं सोच सकते। नहीं सोच तो उस सकते। कोविड पीरियड में जो 23 मार्च 2020 से लेके 16 अगस्त 2020 तक चलाई, जी। उसमें मुझे ऑल ओवर इंडिया से, जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिनको मैं जानता तक नहीं, किसी ना किसी माध्यम से वो हमसे जुड़े। जी। जिससे 100 रुपए बना उसने 100 रुपए दिए, जिससे जितना बना, बॉर्डर पे लोग बैठे हमारे जी। सैनिक, उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमें मदद भेजी, और अच्छा। हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपना काम कर पाए। अच्छा रवि जी, जैसे आप ये आपने बताया कि जैसे खाना वाला आपने काम किया है, जो मेरी सोच है मैं आपके सामने रख रही हूँ, कितनी सही है कितना गलत वो आप ही बताइएगा, आपका नजरिया अपना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंडिया में लोग हैं, जितने भी घर हैं, ठीक है, अगर हर घर से रोज या महीने में एक बार भी अगर हम 10 आदमी का खाना भी हम किसी को खिलाते हैं, तो शायद इस देश में कोई भी भूखा नहीं मरेगा, कोई भी भूखा सोएगा नहीं। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मैं। जी। लेकिन हम लोगों ने करके क्या रखा हुआ है कि यदि खाना खिलाते हैं तो क्या सोच के रखा हुआ है कि हम उन लोगों को खाना देते हैं जो पहले से भरे पेट हैं। अब बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। जी। मैं देख रहा हूँ, कोविड पीरियड से भी देखा हूँ, उसके बाद भी देखा, उसके पहले भी देखा। यहाँ हमारे यहाँ स्टेशन रोड पे कुछ साधु बैठते हैं डेली, कम से कम 40-50 साधु हैं। और अब साधु मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविक साधु है या नहीं ये बड़ी अलग बात है। हाँ। हाँ। तो उनका बेस साधु का है। तो मैं उनको देख रहा हूँ कि उनको, जिस व्यक्ति को भी सोच लिया कि मुझे गरीबों को खाना खिलाने जाना है, हाँ। उसको सिर्फ वो साधु दिखाई देते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं दिखाई देते जिनको वास्तव में इस चीज की जरूरत है। और उन साधुओं का मैं देख रहा हूँ, मैं आपको वीडियो तक भेज सकता हूँ जी। कि यदि सुबह 4 लोगों ने उनको खाना दिया तो वो उन 4 पैकेटों में ये देखते हैं किसका खाना अच्छा है। जिसका खाना अच्छा होगा उसको रख लेंगे, खाएंगे, बाकी खाने को जानवर को भी नहीं देंगे, वहीं के वहीं नीचे नालियों में फेंक देते हैं। अच्छा। जी, ये मैं खुद देखता हूँ। हम्म। तो अब दूसरी बात, जैसे यहाँ कुछ वृद्धाश्रम है, जी। वृद्धाश्रम में सरकारी सहायता मिल रही है, बहुत सारे लोग आर्थिक सहायता देते हैं। हाँ। तो इस तरह से और दूसरी बात, उस वृद्धाश्रम में उन वृद्धों को रखा जा रहा है जो मासिक रूप से उनको एक पैसा, एक मुश्त रकम देते हैं। इसके बावजूद भी किसी को यदि जो है जरूरतमंद को देने जाना है तो सीधे वृद्धाश्रम पहुंचता है। जी। इस चीज का मतलब क्या है? जहां पहले से मिल रहा है, जहां हाँ। सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, उनको ये चीजें देने का मतलब क्या होता है? क्या हम अगर अपने ही आसपास नजर मार लें तो क्या हमें हाँ। एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा जो जरूरतमंद हो? जो जरूरतमंद हो। जी, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और हम लोग कोशिश में इसी में लगे हैं कि हम लोग ऐसा कर सकें। और जी। इसीलिए जो है एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2020 में ही शुरुआत की थी, 5 रुपए में खाना देना। अच्छा। तो चूंकि 5 रुपए में मेरा ट्रांसफर बाहर हो गया था, तो मैंने मित्र को ये कॉन्सेप्ट दिया, और जी। वो इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। महिला अस्पताल में हम लोग जो है प्रभु आइए नाम से एक ट्रस्ट जो है बनाया हुआ है,
जी। तो उसमें महिला अस्पताल में 5 रुपए में महिला मरीजों उनके तीमारदारों को सिर्फ 5 रुपए में एक टाइम का शाम का भरपेट भोजन दे रहे हैं, पैकेट बनाते हैं और दे रहे हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट उसी तरह से तैयार किया, तो जो कि अपनी रसोई नाम से जी। हम लोग एक और चला रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग मेडिकल कॉलेज में इसी कॉन्सेप्ट पर 10 रुपए में भरपेट खाने का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। और मैं उस वीडियो को भी शुरुआत के दिन भी आपसे उस वीडियो को शेयर करूंगा, और आप सब लोगों की दुआएं चाहूंगा कि वो सफलतापूर्वक रहे। और मरीजों को, अब जो मरीज, उनके लिए कोई खाने की ऐसी व्यवस्था नहीं है, जी। बेचारे आटे मिली हुई पकौड़ियां खाते हैं, इस तरह के समोसे खाते हैं। जो चीज उनको 10-15 रुपए में उपलब्ध होनी चाहिए उसके लिए वो 50-60 रुपए तक खर्च कर जाते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं। तो वो चीज हम एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। आप हैं श्री विनय गौतम जी, जी। ये शेल्टर हाउस के प्रबंधक हैं। अच्छा। और आप जो है मनीष नागर जी हैं, ये हमारी संस्था के जो हैं सचिव हैं। अच्छा। तो ये हम सब लोग जो है जी। ये मिलके कर रहे हैं। इनसे जो बन पड़ता है, विनय जी से जो बन पड़ता है ये देते हैं, मनीष जी से, यानी कि जो भी सदस्य जुड़ा है उससे जो संभव होता है। अगर जी। उनके पास गेहूं है तो गेहूं दे देते हैं, कपड़े हैं कपड़े दे देते हैं जी, इस तरह से हम लोग करते हैं। क्या मैं ये जानना चाहूंगी, आज के टाइम पे रवि जी, जहाँ सब लोग बस अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे ग्रोथ कर ले, हमारे पास कितना पैसा आ जाए, जहाँ हम रह गए, वहां पर आप सबको लेकर चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, कैसे? बताए ना कि ये तो कसूर मेरे दादाजी का है कि जिन्होंने कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर इतना भर दिया, और फिर ऊपर से मेरे बाबूजी और जी। मेरी मम्मी, जी। और पुराने जमाने के हैं हम लोग, तो छोटे से गांव के निवासी हैं। बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार आज भी है। जी। हम 5 भाई थे, 2 भाई का हालांकि निधन हो गया है। जी। तो सारे के सारे संयुक्त रूप से रहते हैं। तो हमें शुरू से ही पता है, जहां हमें ये पता था कि मेरे बड़े भाई ये कपड़े पहन रहे हैं, ये छोटे होने के बाद मेरे दूसरे नंबर के भाई पहनेंगे, लास्ट में मेरे को पहनना है, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। जी। और एक, अगर उस समय तरबूज बहुत बड़ी बात होती थी, मैं काफी समय पुरानी बात कर रहा जी। हूँ, आप मेरे से बहुत छोटी हैं। जी। तो एक तरबूज आता था तो त्योहार होता था, तो जी। भले ही किसी को छोटा सा टुकड़ा मिले, लेकिन जी। सबको दिया जरूर जाता था। हाँ। तो और उस छोटे से टुकड़े को हम लोग बहुत खुशी से खाते थे, और देखते थे कई बार कि बड़े को लग रहा है कि छोटा को ज्यादा पसंद आया तरबूज, हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल। चुपके से छोटे को खिला दिया। तो जहां ये चीज हमारे अंदर जब कूट कूट के भरी हुई है, जी। तो इतनी आसानी से इस उम्र में तो नहीं जाने वाली। तो मुझे लगता है कि ऐसे दादाजी सभी को मिलने चाहिए, कि जिनको आज के टाइम के भी बच्चों को मिलने चाहिए फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एकल परिवार होने के कारण जी। ये सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो नहीं, मेरी मैंने आपकी कोशिश। आज पोस्ट देखी, जी। और अभी बहुत सारी तो नहीं देखी, लेकिन कुछ जो मैंने पोस्ट देखी मुझे बहुत अच्छी लगी पोस्ट। कोशिश करने वालों को भी सलाम है, जो अपने लिए भी कर रहे हैं, जो समाज के लिए भी कर रहे हैं, तो उनको मैं जोड़ सकती हूँ अपने इस पॉडकास्ट में, और मुझे अच्छा लगेगा। और मैं ये सोशल साइट पर आपकी ये बात कहने के पहले ही मैं शुरू कर चुका हूँ। और अच्छा। क्योंकि और ये मैंने तब किया जब मैंने आपके कुछ पोस्ट देख लिए, जी। और पोस्ट देख लिए तो मुझे लगा कि ये आपका आग्रह नहीं, बल्कि ये मेरा फर्ज है कि मुझे जी। ये करना चाहिए। जी। लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, जहां अच्छी चीज मिल रही है वहां पहुंचनी चाहिए। जी। बाकी यदि आप जो है कुछ, आप चूंकि आप भी युवा हैं तो शेरो शायरी में यकीन रखती हो, जी। तो इंस्टाग्राम पे बीच बीच में आती हैं दुख भरी शेरो शायरियां, जी। बिल्कुल आप पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल। और ऊपर ओके वाले ने रवि, चाहा, फिर मिलते हैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल ओके, नमस्ते। मुलाकात होती है आपको। जी। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।